माई सेल्फ रोशनी एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट चार्टर। सो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है द मुगल्स। मुगल्स में हम पहले देखेंगे कि इन मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था। वो था बाबर, जो एक टर्की मंगोल रूलर था। और तिमूर जो आया था, याद करो, जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके चला गया, यस, उसी का डिसेंडेंट था, मतलब उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का पार्ट था। ओरिजिनली रूल्ड समरखंड, मतलब जो बाबर था उसने पहले समरखंड जो उज़्बेकिस्तान में था उधर वो रूल करता था, बट वहां से वो निकाला गया। एंड फिर उसने देखा अपना फोकस, मतलब फिर उसने देखा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत कुछ है, लाइक फ्लरिशिंग कंट्री है, तो अब हमें इस एरिया में जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर याद है, लोदी डायनेस्टी, तो उसका ये रूलर था जो है इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। इसने यहाँ पे यूज किया था गन पाउडर्स, फाइल आर्टिलरीज और मैच लॉक गन्स यूज किए थे यहाँ पे। और ये था इंडियन वॉरफेयर में कुछ नया, क्योंकि आज तक इंडियन वॉरफेयर में उन लोग ने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी, बट बाबर ने ये सारी चीजें यूज की थी। एंड यहाँ पे एंड हुआ था दिल्ली सल्तनत, याद आया। नेक्स्ट एस्टैब्लिश किया इसने यहाँ पे मुगल एम्पायर विद बाबर ऑन दिल्ली थ्रोन, मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पे आया मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया कहाँ पे, दिल्ली के थ्रोन में, मतलब दिल्ली की एरिया में। नेक्स्ट देखो हुमायूं स्ट्रगल, बाबर सक्सेसर, मतलब बाबर के जो बाद आया उसका बेटा, वो था हुमायूं। हुमायूं ने यहाँ पे रूल किया था फ्रॉम 1530, ठीक है। इसने डिफिकल्टीज फेस की थी उस एम्पायर को होल्ड करके रखने में। शेरशाह सूरी जो अफगान लीडर थे, उन्होंने इसकी पावर को सीज कर दी एंड उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया सुर एम्पायर। देखो पहले दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत गई, मतलब इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। उसके बाद वहां पे क्या आया, मुगल एम्पायर आया। मुगल एम्पायर में जब हुमायूं का टाइम था तब वहां पे शेरशाह सूरी ने अटैक किया, उसने उसकी पावर सीज की एंड उसने एस्टैब्लिश कर लिया सुर एम्पायर, ठीक है। देखते ये शेरशाह सूरी का रूल कैसा था। रूल लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया का लार्ज पार्ट इसने रूल किया। इंट्रोड्यूस किया लास्टिंग रिफॉर्म, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसका जो एम्पायर था वो शॉर्ट लिव था। फिर से हुमायूं ने यहाँ पे रिकॉन्कर कर लिया टेरिटरी को, मतलब पहले तो हुमायूं हार गया, बट अब उसने फिर से रिकॉन्कर कर लिया और उसने फिर से अपने मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश कर ली। चलो नेक्स्ट देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो चीफ मिनिस्टर था, दैट इज वजीर था अंडर द लास्ट सूरी रूलर, ठीक है। इसने दिल्ली को कैप्चर किया और क्राउन किया हिमसेल्फ एज अ किंग। और मिलिट्री सक्सेसेस बट फेस्ड Akbar's force at the second battle of पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, बिटवीन द अकबर एंड हेमू, दैट इज हेमचंद्र विक्रमादित्य। इंजर्ड इन बैटल, हेमचंद्र विक्रमादित्य यहाँ बैटल में इंजर्ड हो गए और कैप्चर कर लिया अकबर ने और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। समझ में आया। नेक्स्ट आता है अकबर। अब यहाँ पे अकबर राइज हो रहा है, मतलब अकबर का टाइम पीरियड आ गया। ये था ग्रैंडसन ऑफ बाबर, डिफीट किया इसने हेमू को, फिर से इसने रिक्लेम कर लिया दिल्ली को फॉर द मुगल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाबर एंड इंडिया, बाबरनामा एक बुक थी जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इसमें बाबर की पूरी मेमोरीज लिखी गई है। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस बताते हैं कि इसने पर्सनल व्यू दिया है अपनी लाइफ के बारे में और उस टाइम पे जो जो चीजें होती थी। पर्सनैलिटी शोन इन बाबरनामा, उसने अपनी पर्सनैलिटी शो की है कि वो कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअली क्यूरियस था, मतलब सारी चीजें जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी, जैसे कि आपको है ना। एप्रिसिएशन फॉर आर्किटेक्चर, पोएट्री, एनिमल्स, प्लांट्स, इसको बहुत ज्यादा पसंद था, तो उसके लिए एप्रिसिएशन किया इसने। बाबर्स ब्रूटैलिटी इन वॉरफेयर,
मतलब उसका जो अत्याचारी वाला जो क्वालिटी था, वो वॉरफेयर में जो करता था, लाइक ब्रूटली लोग को मारना, बेदर्द होके लोग को मारना पीटना, मतलब पूरी तरह से जान से मार देना, वैसा वो था। ठीक है, तो रथलेस कॉन्करर मतलब पूरी अत्याचारी वाला कॉन्करर था वो। नोन फॉर मसैकरिंग एंटायर सिटी पॉपुलेशन, पूरी सिटी पॉपुलेशन को मार डालने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। मतलब वो एक अकेला इंसान पूरी सिटी को खून कर सकता था। एनस्लेविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो नोन फॉर, यहाँ पे एनस्लेव करता था वुमेन्स और चिल्ड्रन को। नेक्स्ट ये क्रिएट करता था टावर्स ऑफ स्कल्स फ्रॉम स्लेन एनिमीज, मतलब जो एनिमीज होते थे उनकी जो मुंडी होती थी ना, उसका टावर बनाता था ये, ऐसा था ये। नेक्स्ट देखो, बाबर्स फीलिंग्स अबाउट इंडिया। बाबर ने कुछ फीलिंग दिया था अबाउट इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में उसने बताया था। इसका जो फील था वो नॉस्टैल्जिक था, मतलब वो अपने घर से, सेंट्रल एशिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, तो वो उससे कंपेयर करता था। इनिशियली फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, वो कहता था कि कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स है कौन, इंडिया। हाउएवर ही एडमायर्ड, यहाँ के वेल्थ को एडमायर किया कि यहाँ पे बहुत गोल्ड है, बहुत सिल्वर है, हेल्दी क्लाइमेट है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, स्किल्ड आर्टिस्ट है और वर्कमैन है हर एक टाइप के, ऐसा उसने बताया अबाउट इंडिया। नेक्स्ट, डिसीजन टू स्टे इन इंडिया, इसका डिसीजन क्या था इंडिया में रहने का। पहला तो ये था कि वो अपने सेंट्रल एशिया को बहुत मिस करता था, बट फिर भी वो यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब कोई अपने घर को छोड़ के किसी और के घर पे रह रहा है, उसका कोई तो फायदा होगा। तो इसका मेन रीजन था इमेंस वेल्थ एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया में जो इतना वेल्थ है, इतना रिसोर्सेस है, उसको वो ले जाने आया था। वो एक रीजन था कि वो वहां पे रहे। ठीक है, तो बिगेन एस्टैब्लिशिंग द मुगल एम्पायर हियर, उसने फिर अपना मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, आपने सुना होगा अकबर द ग्रेट। यस, हम उन्हें ग्रेट क्यों कहते हैं वो अब आप जानोगे। सो इन्हें थ्रोन मिला था इन द ईयर 1556, जब ये 13 के थे, मतलब जब उनके फादर की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी हुमायूं की, तब इन्हें थ्रोन मिला था, तब ये वहां के राजा बन गए थे, एम्परर बन गए थे। ठीक है, इनका एम था कि ये पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मुगल के कंट्रोल में लाए। एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया और उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज है, उन सबको ये अपने अंडर लेना चाहते थे, मतलब मुगल कंट्रोल के अंदर लेना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने, इनका जो रीन था उसमें ब्रूटैलिटी भी थी और टॉलरेंस भी था। इन्होंने शेप किया था बाय एम्बिशन एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, रीन मतलब इनका टाइम पीरियड, उसमें पूरा ब्रूटैलिटी थे, मतलब अत्याचारीपन था, टॉलरेंस था, एंड विद शेपिंग इन्होंने किया था बाय एम्बिशन और स्ट्रैटेजी वे में किया था। ठीक है, चलो इनके बारे में और देखते हैं। अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स, इन्होंने चित्तौर में सीज किया, मतलब चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान में, वहां पे सीज किया। ये चला लास्ट ओवर 5 months, मतलब 5 महीनों तक वहां पे वॉर चलती रही। राजपूत वहां लड़े विद डिटर्मिनेशन एंड इन्फ्लिक्टिंग हैवी मुगल लॉस। डिटर्मिनेशन के साथ राजपूत लड़े, बट लॉस किसका हुआ, मुगल्स का लॉस हुआ। वंस द फोर्ट वॉज ब्रीच, जब वो फोर्ट को ब्रीच कर दिए, मतलब फोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए, फोर्ट के अंदर घुस गए, तब राजपूत फॉट टू द डेथ, तब राजपूत को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अब वो उनके घर तक घुस गए ना, तब वो चीज कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो राजपूत उस टाइम तक लड़े जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। और इसके साथ साथ आपको पता है, वहां पे हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स ने जवार कमिट किया। जवार मतलब यहाँ पे कैप्चर होने से अच्छा वो चाहते हैं ना कि हम आग में कूद जाए, मतलब सेल्फ इमोल्यूशन, खुदकुशी कर दें। तो वो क्यों, क्योंकि अगर अकबर ने कैप्चर कर लिया तो वो उसे स्लेव बनाएंगे और मतलब बुरी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अकबर का ऑर्डर था कि मसैकर ऑफ अप्रॉक्स 30,000 सिविलियन, मतलब 30,000 सिविलियन को मार डालो, ऐसा अकबर का ऑर्डर था। इसमें जो वुमेन और चिल्ड्रन बचे थे उनको क्या कर रहे हैं ये लोग, एनस्लेव कर रहे हैं, मतलब बंदी बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 25 अकबर डिक्लेयर इन अ विक्ट्री मैसेज।
तो 25 की एज में अकबर ने यहाँ पे विक्ट्री लिया एंड ऑक्यूपाई कर लिया फोर्ट्स को और टाउन्स ऑफ द इनफील्ड्स, मतलब उस एरिया के फोर्ट्स और टाउन्स को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसके साथ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया टेम्पल्स को और इरेज कर दिया पूरी इनफिडिलिटी, मतलब वहां पे जितना भी था लाइक राजपूत का वो पूरी तरह से इरेज कर दिया, सारे साइंस सारे टेम्पल्स सब डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो व्हाट इज जवार। जब इन्वेडिंग दैट इज टर्की और मुगल आर्मीज conquered a territory, they often took the women as slave or abused them. So जब टर्की या मुगल के जो आर्मी थे जब वो कॉन्कर करते थे उनके टेरिटरी को, तो वो वुमेन्स को स्लेव बनाते थे या फिर उन्हें अब्यूज करते थे। ठीक है, तो देयर आर हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू द मास फायर टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड। तो ये जो फायर दिख रहा है, इस फायर में वो जंप कर देते थे, क्योंकि अगर वो बच गए तो उन्हें स्लेव बनाते थे, नहीं तो उन्हें अब्यूज करते थे, तो उससे अच्छा है कि हम मर जाए, ऐसा वो सोचते थे। ठीक है, दिस जवार वॉज कंसिडर हीरोइक एक्ट ऑफ फाइनल रेसिस्टेंस एंड मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग वंस ऑनर। इस चीज को वो एक हीरोइक एक्ट मानते थे कि हम यहाँ पे फाइनल तक रेसिस्ट किए और अपने ऑनर को बचा के रखे। समझ में आया? Thus when अकबर फाइनली ब्रोक द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट को फाइनली ब्रेक कर लिया, तब हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन्स ने और किंग्स एंड नोबल वुमेन्स ने यहाँ पे जवार कमिट कर दिया। जैसे अभी हमने पहले देखा कि हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स ने वहां पे जवार कमिट किया। तो ये है व्हाट इज जवार। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप ये चीज लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, बट कोई भी आंसर लिखना है तो सोच समझ के लिखना, आपको जो समझता है वो लिखो, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया या पूरा रट्टा मार के लिख दिया। नॉर्मली लिखो, समझ के लिखो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, अकबर के टाइम में कुछ पॉलिटिकल फिलोसॉफी थी। A monarch should be ever intent on conquest, otherwise his armies rise in arms against him. So ये ऐसा कहता था कि जो मोनार्क है, जो राजा है, वो कॉन्क्वेस्ट में रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसके जो एनिमीज है, उसके जो दुश्मन है, वो उसके पास में ही राइज हो जाएंगे, मतलब उसके अगेंस्ट राइज हो जाएंगे। और लाइक देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि राजा के पास वाला जो आदमी है, जो मंत्री वगैरह है, वही उसका एनिमी निकल जाता है ना। तो ऐसा वो कहते हैं कि राजा को हमेशा कॉन्क्वेस्ट में इंटेंट होना चाहिए, नहीं तो उनके एनिमीज वहां पे राइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियली फॉलोड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। इन्होंने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पॉलिसीज फॉलो किए। इन्होंने चेंज किया इनके व्यूज और रिग्रेट किया फोर्सिंग कन्वर्शन टू इस्लाम। जो इस्लाम में फोर्स कर रहे थे ना, जितने मुगल थे, टर्की से या सल्तनत वाले थे, सब यही फोर्स कर रहे थे कि अब हम इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकबर ने रिग्रेट किया कि अब कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। Declare it inappropriate to compare others into his faith. ये चीज को उन्होंने inappropriate डिक्लेयर किया और ये बोला कि उनके फेथ में आना, मतलब उनकी जो फेथ है, उनका जो रिलीजन है, उसमें आना वो उनकी मर्जी है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लाइक कुछ स्टेबिलिटी के लिए, जैसे मैरिज अलायंसेस नेबरिंग प्रिंसेसेस के साथ वो शादी करते थे। ठीक है, जैसे राजपूत और रीजनल लीडर्स इन स्पोर्ट ऐड कर लिया। अब इनकी जो शादी हुई थी, इनकी जो मैरिज हुई थी, वो हुई थी एक राजपूत क्वीन के साथ, प्रिंसेस के साथ। ठीक है, तो राजपूत प्रिंसेस के साथ जब इन्होंने शादी की, तब इन्होंने अपने जो कोर्ट है, अपना जो महल है, उसमें एज अ मंत्री या एज अ नोबल पर्सन इन्होंने बहुत सारे राजपूत लीडर्स और रिलीजन लीडर्स को भी रखा था। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे जिजिया टैक्स को एबॉलिश किया। यस, वही जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे डाल रहे थे। कौन डाल रहा था? दिल्ली सल्तनत डाल रहा था, है ना, एज अ टैक्स फॉर प्रोटेक्शन। बट क्या वो प्रोटेक्शन दे रहे थे? नहीं। तो उसके बदले क्या करना है? तुम कन्वर्ट हो जाओ इनटू मुस्लिम। तो ये चीज एबॉलिश कर दिया कि अब यहाँ पे नहीं होगी। देन यहाँ पे प्रमोट किया सोलिकुल, दैट मीन्स पीस विद ऑल। यहाँ पे जो टॉलरेंस था ऑल रिलीजन, ठीक है, एनकरेज क्या? इंटरफेथ डायलॉग्स, मतलब इंटरफेथ जो डिफरेंट फेथ वाले डायलॉग्स होते हैं, उसे एनकरेज किया, मतलब डिफरेंट रिलीजन के लोग को। और अपॉइंट किया हिंदूज को टू हाई पोजीशन।
जो हिंदूज थे उन्हें हाई पोजीशन पे एज अ मंत्री वगैरह उन्होंने रखा। समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलो नेक्स्ट है इनकी कल्चरल अचीवमेंट्स। कल्चर इन्होंने क्या अचीव किया? देखो, ये थे इलिटरेट, बट फिर भी इन्होंने ग्रेट इंटरेस्ट दिखाया इन लर्निंग। इन्होंने एस्टैब्लिश किया हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इन्होंने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एस्टैब्लिश किया। ट्रांसलेट किया बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को इनटू पर्शियन लैंग्वेज, जिसने महाभारत को रजमनामा नाम दिया, जिसमें दाला की बुक ऑफ वॉर है। रामायण को 176 मिनिएचर पेंटिंग्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे पेंटिंग्स में। भगवत गीता और पंचतंत्र, ऐसे बहुत सारे बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ताकि वो लोग जो है वो समझ सके, सीख सके उससे कुछ चीजें। ठीक है, इनवाइट किया इन्होंने स्कॉलर्स को और एक्सप्लोर किया पर्शियन एंड इंडियन लिटरेचर को, एक्सप्लोर करवाया उनसे पर्शियन और इंडियन लिटरेचर को। नेक्स्ट, लेटर ईयर्स, कुछ सालों बाद इनका जो रीन था वो ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक चला, मतलब कुछ 50 साल तक इन्होंने वहां पे रूल किया था। कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, मिडिल ईयर्स थे रिलेटिवली पीसफुल, मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में देखा ही हमने कि कैसे उन्होंने चित्तौड़गढ़ में वॉर वगैरह की। नेक्स्ट, उन्होंने फिर मिडिल ईयर्स में थोड़ा पीसफुली चले, एंड लास्ट 15 इयर्स में उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में कैंपेन की, सिंध और डेक्कन, अफगानिस्तान, ये सारी जगह पे उन्होंने कैंपेनिंग की, वहां पे वॉर किया। तो इस तरह से उनका ये टाइम पीरियड चला। ठीक है, नेक्स्ट है लेगेसी इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो मुगल एम्पायर थे उनकी कुछ लेगेसी थी, जैसे सन जहांगीर, अकबर के सन है जहांगीर, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत पसंद था उन्हें, तो उन्होंने एक्सपांड किया एम्पायर टू द डेक्कन। उनके जो बेटे थे, जहांगीर के बेटे शाहजहां, मतलब ग्रैंडसन ऑफ अकबर, इन्होंने रेबेलियस फेस किया, बट ही इज नोन फॉर द ताजमहल। याद है ताजमहल जिन्होंने बनवाया था फॉर हिज वाइफ? यस, वही शाहजहां। नेक्स्ट, पीरियड मार्क करता है पीक ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी थी, जैसे हुमायूं टॉम जो दिल्ली में है, रेड फोर्ट जो दिल्ली एंड आगरा में है, क्लासिकल आर्ट्स, म्यूजिक, कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग फ्लरिश, इन सभी चीजों के लिए इन्हें, मतलब यहाँ पे जो मुगल्स है उनको बहुत ही ज्यादा माना गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेगेसी, मतलब ऐसी चीज जो सालों साल चल रही है, उन्हें याद रख रहे हैं उस चीजों के लिए। अब देखो, हुमायूं टॉम है, ताजमहल है, हम याद करते हैं ना कि हाँ उन्होंने बनाया, तो वो कौन से लीडर थे? वो थे मुगल्स के लीडर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब, द लास्ट मेजर मुगल एम्परर। ये एक ऐसे एम्परर है जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें की है। ठीक है, सक्सेशन स्ट्रगल होने लगी 1656 में, जब शाहजहां जो थे अकबर के ग्रैंडसन, वो अब बीमार हो गए। वो चाहते थे उनके जो एल्डर सन है, एल्डर सबसे बड़े सन है दारा शिकाओ, वो बने उनके नेक्स्ट सक्सेसर। ठीक है, तो औरंगजेब ने डिफीट कर दिया दारा को इन अ बैटल और एग्जीक्यूट कर दिया इन्हें। समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूट कर दिया और प्रेजेंट कर दिया उनकी हेड को टू द शाहजहां। शाहजहां बीमार हुए, वो चाहते थे उनके जो बड़े बेटे हैं वो वहां के राजा बने या जो किंग बने। ठीक है, बट यहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया? दारा शिकाओ से बैटल की और उन्हें गला काट के उनका गला उनके फादर के सामने पेश किया। नेक्स्ट, एलिमिनेट किया अदर ब्रदर्स, जो बाकी के ब्रदर्स थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया, एक को अरेस्ट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया, और जो बाकी सब थे उनको भेज दिया दूसरी जगह पे, मतलब ड्रिवन टू एक्साइल, मतलब उस किंगडम से बहुत दूर उन्हें भेज दिया गया। समझ में आया? तो अब बचा कौन? औरंगजेब। यहाँ पे उन्होंने अपने फादर शाहजहां को भी प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया इन आगरा फोर्ट अंटिल हिज डेथ। उनकी डेथ हुई थी 1666 में, बीमार कब हुए थे? 1657 में। तब से लेकर तब तक वो जेल में ही रहे। एक्सेशन एंड टाइटल, इन्होंने क्रोन किया एम्परर इन द 1658, मतलब 1657 से 1658 तक उन्होंने सारा काम कर दिया, जेल भेज दिया, अपने बाकी भाइयों को भगा दिया, एक को जेल में डाल के एग्जीक्यूट कर दिया, एक का तो गला काट के उसके फादर के सामने पेश कर दिया। इन्होंने टाइटल लिया अलमगीर, मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, एंड रूल किया इन्होंने 49 इयर्स तक, दैट इज 1658 से लेकर 1707 तक। समझा? नेक्स्ट है
मिलिट्री एक्सपेंशन की, स्किल्ड मिलिट्री कमांडर्स थे इनके, कॉन्कर किया इन्होंने लार्ज पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया में। मुगल एम्पायर रीच हुआ एट इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, इनके टाइम पे लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट पे रीच किया, ठीक है। बहुत सारे रेबेलियन फेस किया इन्होंने अक्रॉस द रीजन, एंड लास्ट 25 इयर्स में कंटिन्यूस वॉर हुआ इन द डेक्कन। अब बताओ, इनके जो लास्ट 25 इयर्स थे ना, उस टाइम पे डेक्कन में थे कौन थे? मराठास। उनके साथ इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत, ठीक है। हेवी स्ट्रेन ऑन ट्रेजरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वन रीजन फॉर द मुगल डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ। देखो, अब इनके पास बहुत ज्यादा ट्रेजरी था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक था, तो बहुत लोगों की नजर थी। तो उस टाइम पे जब इनके वॉर्स वगैरह हुए तो ये एक रीजन बना फॉर द मुगल डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ, मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद। नेक्स्ट, रिलीजियस व्यू एंड पॉलिसी। सुन्नी मुस्लिम, मतलब मुस्लिम्स में कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सुन्नी मुस्लिम जिसके वो डीपली रिलीजियस थे। ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल थी, मतलब एकदम राजा महाराजा ऐशो आराम वाला लाइफस्टाइल था इनका। इस्लामिक रिचुअल स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, एंड ग्रेजुअली बैन कर दिया था इन्होंने म्यूजिक और डांस को इन द कोर्ट। इन्होंने फिर से जिजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स को भी इम्पोज कर दिया ऑन द हिंदूज, ठीक है। और इन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है, स्कूल्स है, वो डिमोलिश हो जाना चाहिए इन द ईयर 1669, जिसमें कुछ टेम्पल्स है, जैसे बनारस में टेम्पल है, आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ टेम्पल, वो भी इनके टाइम पे डिमोलिश हुआ था। मथुरा में टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, जैन टेम्पल्स एंड सिख गुरुद्वारा, ये सारी जगहों पे इन्होंने पूरी तरह से तबाही मचा दी, मतलब सारे के सारे टेम्पल्स इन्होंने तोड़वा दिए। Persecuted not just Hindus but also Muslims of other sects. जो मुस्लिम थे डिफरेंट सेक्टर्स वाले, जैसे सूफी मुस्लिम्स होते, तो उन्हें भी ये लोग प्रोसिक्यूट करते थे, मतलब पूरी तरह से चाहते नहीं थे, अच्छा नहीं करते थे उनके साथ ये लोग जबरदस्ती करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियंस, मतलब जो पारसीज थे, उनके साथ भी ये सेम करते थे। कुछ हिस्टोरियंस थे जो आर्ग्यू करते थे ऑन द डिसीजंस, बट पार्टली पॉलिटिकल एंड नॉट प्योरली रिलीजियस। सो वो लोग आर्ग्यू करते थे कि ये पूरी तरह से रिलीजियस हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल वे भी आना चाहिए, तो वो बताते थे कि ये पॉलिटिकल वे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सिटिंग टेम्पल ग्रांट्स है एंड प्रोटेक्शन है, ही समटाइम्स गिव, तो कुछ कुछ टेम्पल ग्रांट्स और प्रोटेक्शन के लिए ये कभी कभी मान जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेगेसी। अब इनकी जो लेगेसी है, ये है लार्जेस्ट मुगल एम्पायर इन द टेरिटरी, ठीक है, इनके टाइम पे थी, बट पॉलिटिकली इनस्टेबल था। यहाँ पे कंटिन्यूस वॉर हो रहे थे, हेवी टैक्सेशन लिया जा रहा था, रिलीजियस पॉलिसीज को एलिनेट किया जा रहा था, एंड बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स को हटाया जा रहे थे। इनकी डेथ हुई 1707 में, जो मार्क किया द बिगिनिंग ऑफ रैपिड मुगल डिक्लाइन। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। मुगल जिसमें हमने देखा बाबर, अकबर, औरंगजेब और कुछ शाहजहां, जहांगीर, इन सब के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कॉन्सेप्ट चार्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।